प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बॉय प्लेस a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 grams mass. He plugs the end with a wooden block of mass 200 grams. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoots out with a speed of 3 meters per second, how fast will the can be moving और गोइंग। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास जो सिचुएशन हमें दिखाई गई है वो किस तरह से है, उसको हम हल्का सा ड्राइंग के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कैन है, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या रखा है, क्रैकर रखा है। जिस तरह से हमारे पास जो है फायर क्रैकर्स होते हैं वो इस कैन के अंदर हमने डाल दिया है और इसको हमने एक अटैच कर दिया है एक वुडन बॉक्स के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि वुड का बना हुआ है, सही है। ये हमारे पास वुडन ब्लॉक हो गया और इसको हमने अटैच कर दिया एक फायर क्रैकर के साथ जो कि एक कैन के अंदर बंद है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैन है और ये हमारे पास एक क्या है, ब्लॉक है, सही। अच्छा, अब इस दोनों मतलब कि इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं कि जब जब इसको हम ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं, यानी कि इग्नाइट करते हैं, इसको जलाते हैं हम इसको, तो क्या होता है कि ये स्ट्रेट अपवर्ड जाते हैं, यानी कि जैसा कि आपको स्टेटमेंट में भी बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर एट द टॉप यानी कि जहाँ ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा उसके बाद ये क्या करेगा कि उधर जाके फ्यू सेकंड्स के लिए, यानी कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जो है ये स्टॉप करेगा और फिर उसके बाद एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। और फटने के बाद जो है इसके जो पीसेस हैं वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे और उसमें क्या है कि जो हमारा ब्लॉक है वो शूट आउट करेगा विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा और उसकी स्पीड हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैन की स्पीड फाइंड करनी है। कैन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में अगर गिरेगा तो फिर उसकी क्या स्पीड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरी जो है हमारे स्टेटमेंट की जो है वो मतलब कि सिचुएशन जो हमने देखी है कि हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है। अब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। अगर हम देखते हैं कि हम मैस ऑफ द कैन जो है जिसे मैं M1 से डिनोट करती जा रही हूँ वो हमारे पास क्या है 40 ग्राम्स, ठीक है। जो मैस ऑफ द कैन है जिसे मैंने डिनोट कर दिया M1 से, और M2 जो है वो हमारे पास क्या है, मैस ऑफ द ब्लॉक, यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका मैस M1 होगा और इसका मैस हमारे पास M2 होगा जो कि हमें गिवन है, जो कि हमारे पास है 200 ग्राम्स। फिर उसके बाद हमें स्पीड दी गई है, यानी कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक दी गई है आफ्टर, यानी कि टॉप पे पहुंचने के बाद जो उसकी स्पीड होगी। अब अगर हम इधर स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए दो पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं, जिस तरह से अगर मैं ये जो है ये मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम हाइट है जो कि उस बॉडी ने अटेन की है और इससे मैंने ए पॉइंट का नाम दे दिया, ये वो मैक्सिमम हाइट है जो कि इस पूरे सिस्टम ने अटेन किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये एक्सप्लोड हो गया, यानी कि फट गया है और ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो ब्लॉक मूव किया और कैन जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। और जो ब्लॉक की जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है उसको मैंने डिनोट कर दिया है हमारे पास, यानी कि V1 हमने कैलकुलेट करना है जो कि हमारे पास कैन की स्पीड होगी, और V2 जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास किसकी स्पीड है, ब्लॉक की स्पीड है जो कि हमें गिवन है 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ जो है इसके अगर पीसेस बनाऊँ तो बिल्कुल सेम कलर्स यूज़ करते हुए मैं ये ब्लॉक बना देती हूँ। यहाँ ये ब्लॉक है जो कि अपर डायरेक्शन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ V2, और फिर उसके बाद हम कैन बनाते हैं जो कि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ये जिस तरह से मैंने शो भी कर दिया है कि कैन जो है वो आफ्टर एक्सप्लोड करने के बाद जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गिरता है और उसकी स्पीड क्या होगी V1, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है बेसिकली, जो कि हमारे पास एक अननोन है। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें अगर सबसे पहले अगर एक चीज़ देखी जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जो है एक्सप्लोड होगा और फिर इसके जो बाय पार्ट्स में ये डिवाइड होके जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं जो मैक्सिमम हाइट जहाँ उसने अटेन की है बिफोर एक्सप्लोड करने से पहले तो वो ए पॉइंट है, और आफ्टर जो एक्सप्लोटेशन है वो उसकी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके वो जो है ये इसके बाय पार्ट्स जो हैं वो गिरेंगे, ठीक। अब अगर मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम देखना चाहती हूँ तो इनिशियल पॉइंट जो होगा, इनिशियल
इनिशियल पॉइंट जो होगा वो मैं ये लूंगी जो कि टॉप हाइट पॉइंट है जहां ये पूरा सिस्टम जाके रुका है और फिर एक्सप्लोड किया है, ठीक है, यानी कि फ्यू सेकंड्स के लिए रुका है और फिर एक्सप्लोड किया है। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा और उसके बाद जो है वो इनके पास जो है इनकी फाइनल पॉइंट्स जो डेस्टिनीज होंगी वो इनके बाय पार्ट्स की होंगी, यानी कि बाय पार्ट्स में कौन से आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है और हमारे पास स्कैन आ जाता है। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स के इनिशियल पॉइंट पे इस बॉडी की, इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, जीरो होंगी, क्योंकि इस पॉइंट पे आके बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे आई है। तो अगर हम मोमेंटम को देखें, यानी कि क्योंकि हमारे पास एक मूविंग मैस है और मूविंग मैस के साथ मोमेंटम जो है वो रिलेट करता है, यानी कि मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो है वो उसका मोमेंटम होगा। तो अगर ए पॉइंट पे जो कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट है उस पर हम मोमेंटम को देखते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं देखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो डैट मीन्स कि मैं लिख सकती हूँ m1v1i प्लस m2v2i इज इक्वल्स टू m1v1f प्लस m2v2f, यानी कि हमारे पास इस केस में स्टूडेंट्स m1 और m2 हमारे पास मैसेज हैं, ठीक है, जो कि कैन और हमारे पास ब्लॉक के मैसेज हैं, और v1 और v2 जो है हमारे पास उनकी वेलोसिटीज हैं, और आई और एफ जो है वो क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट्स पे जो उसकी वेलोसिटीज हैं उनको शो करेंगे और एफ जो है वो फाइनल पॉइंट्स पे शो करेंगे। अगर हम देखें कि m1 जो है वो इस केस में हमारे पास क्या है 40 ग्राम्स। अब ग्राम्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है तो उसको इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कि हम जानते हैं कि 1 kg जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो अब इसकी कन्वर्जन करें तो हमें 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट 0.04 kg। और सिमिलरली हम 200 ग्राम्स को भी कन्वर्ट करेंगे केजीज में और वो हमारे पास क्या आंसर देता है 0.2 kg। सही। अच्छा, ये हमने कन्वर्जन्स भी अपनी कंप्लीट कर ली हैं और वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वो हमें ऐसे यूनिट में गिवन है मीटर्स पर सेकेंड। अब m1 की वैल्यू मैं इसमें डालती हूँ 0.04 और मल्टीप्लाई बाय v1i यानी कि वेलोसिटी ऑफ द कैन, वेलोसिटी जो कि कैन की होगी इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट 0 है, और फिर उसके बाद हम m2 को देखें तो वो भी हमारे पास 0.2 और उसकी वेलोसिटी भी 0 है क्योंकि इस पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे उन दोनों की जो है वो दोनों रेस्ट की पोजीशन पे होंगे, मतलब कि जिस स्पॉट पे वो एक्सप्लोड कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम्स देखते हैं। m1 जो है वो हमारे पास 0.04 है, यानी कि कैन का हमारे पास मैस आ गया, और v1f जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है जिससे कैन जो है वो मूव करेगा आफ्टर एक्सप्लोड करने के बाद। और प्लस हमारे पास m2 क्या है, हमारे पास 0.2 है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है v2f के साथ, और v2f हमारे पास क्या है, यानी कि फाइनल जो उसने वेलोसिटी अटेन किया स्टूडेंट वो 3 मीटर्स पर सेकेंड की है, 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये बेसिकली हमारे पास फाइनल उसकी वेलोसिटी दी है, यानी कि आफ्टर एक्सप्लोड करने के बाद वो इतनी वेलोसिटी से मूव किया है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों टर्म्स जो है हमारे पास 0 हो रही हैं। तो यहाँ अगर देखूँ 0.04 इंटू v1f प्लस हमारे पास 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़, ये मैंने टर्म्स उतार ली हैं। अब अगर हम देखें कि हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.04 v1f और प्लस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.6, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 0.6 हो गया। अब v1f को हम एक साइड पे रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है -0.06 और डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.04, तो हमारे पास आंसर आता है -15 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ब्लॉक की वेलोसिटी जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें गिवन थी वो हमारे पास क्या थी, यानी कि v2f हमारे पास क्या थी
+3 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और इसके साथ नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। यानी कि ब्लॉक अगर ऊपर की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली जो कैन होगा वो नीचे की डायरेक्शन मूव करेगा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो इसमें होल्ड करेगा, इस सिस्टम में होल्ड करेगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा बॉडी का वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम।